15 सालों में बहुत तेजी से प्रगति की है और रेलवे जो भी काम करती है पब्लिक डिमांड पर करती है, ये कहना है भोपाल रेल मंडल के डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय का। इसी के साथ ही उन्होंने वीआईपी न्यूज से खास बातचीत करते हुए अपने विचार रखे। इस दौरान डीआरएम ने अपने पारिवारिक जीवन और कैरियर के शुरुआती दिनों को भी याद किया। नमस्कार, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो रेलवे में वर्तमान में भोपाल रेल मंडल में हैं, भोपाल से ही बिलोंग करते हैं। आइए सीधे मैं उन्हीं से आपको रूबरू कराता हूं। डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार भोपाल, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में और इतने महत्वपूर्ण चैनल में मेरे को उपस्थित होने का मौका दिया। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। सर, मैं रेलवे के बारे में बाद में बात करूंगा। काफ़ी नाम सुना है मैंने आपका, चूँकि आप भोपाल से भी बिलोंग करते हैं जो मेरी जानकारी में है। सर, मैं अगर आज से 18-19 साल के अगर मैं सौरभ जी को देखूं तो किस नज़र से देखूं? कि कभी सोचा था सर शुरुआत में कि मैं आपको रेलवे में ही आना है? मैं बड़े साधारण और ग्रास रूट लेवल के परिवार को बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर टीचर थे और ये जो मैनेट भोपाल है उसमें प्रोफेसर रहे और कुछ समय तक डायरेक्टर का पद भी उन्होंने संभाला था। तत्पश्चात यूनिवर्सिटी में रहे। और अगर मैं बात करूं 17-18 साल की, तो मेरी स्कूलिंग भोपाल में कैंपियन स्कूल में हुई। तत्पश्चात मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैंने वर्ष 1919 में इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में मैंने बी की डिग्री हासिल की। तत्पश्चात आईआईटी दिल्ली से एमटेक किया और फिर मैंने रेलवे सेवा ज्वाइन की। सर, तो स्कूली शिक्षा आपने बता दी। जब लड़का 22-23 साल की उम्र में पहुंचता है तब एक प्लान बनता है कि मुझे आगे जा कर के कुछ ऐसा करना है। तो उस दौरान परिवार से क्या आपने चर्चा करी कि आपको इस तरह की फील्ड में जाना है? परिवार का क्या रोल रहा सर उस समय? वैसे तो मैं बता दूं कि मैं 21.5 साल में रेलवे की सेवा में आ गया था। 22 साल तो दूर की बात है। और हम लोग एक अच्छे साधारण परिवार के को बिलोंग करते थे, परंतु जो प्रगति है उसमें एक हासिल करने की इच्छा शक्ति थी कि कुछ करके दिखाना है, का जज्बा शुरू से रहा है। और इसी इच्छा के चलते शायद, और जो किस्मत ने साथ दिया, बचपन से मेधावी रहे, मेरिट में रहे हर एक परीक्षाओं में, महत्वपूर्ण परीक्षाओं में। और ये जज्बा ज़रूर था कि कोई अच्छा ओहदा ग्रहण करें, क्योंकि हम लोगों ने जिस दौर में नौकरी के क्षेत्र में या कार्य क्षेत्र में पदार्पण किया, वहाँ पे इतनी ओपन इकोनॉमी नहीं थी। बट भारत की जो इकोनॉमी थी ओपन हो रही थी और जो अच्छी सरकारी सेवाएं थी उनका भी काफ़ी महत्व था। मेरे खुद के जो अग्रज हैं वो मध्य प्रदेश कैडर के बड़े सीनियर आईएएस अफसर हैं। अभी केंद्र सरकार में शिपिंग विभाग में सेक्रेटरी पद पे हैं, आईएएस अधिकारी हैं। और उनसे बड़ी मेरे को प्रेरणा मिलती थी। और मेरे जो स्कूल में शिक्षकगण हुआ करते थे, जिस स्कूल में मैं पढ़ा या जिस कॉलेज में पढ़ा, वहाँ पे जितने भी हमारे अग्रज और सीनियर लोग थे, तो वो उनसे ये ज़रूर हम लोगों को प्रेरणा मिलती थी, क्योंकि रिज़ल्ट मैनेट भोपाल में बहुत अच्छा था, स्कूल में बहुत अच्छा था। और उनसे ये ज़रूर हमको प्रेरणा मिलती थी कि हम कुछ करके दिखाएं, कुछ बन के दिखाएं और देश के प्रगति में हम काम आएँ। सर, चूँकि जब तक आपने बताया कि 21-21.5 साल में ही आप इस सेवा में आ गए थे, उस दौरान सर अगर मैं पारिवारिक चीज़ों की बात करूं, वैवाहिक जीवन में आप कब बंधे? कहते हैं कि किसी भी काम में धर्मपत्नी का भी काफ़ी अहम रोल होता है। तो मैं अगर परिवार या बच्चों के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो। ज़रूर बात करेंगे जी। मेरी धर्मपत्नी भी यहीं भोपाल को बिलोंग करती हैं और वो उन्होंने नूतन कॉलेज से उच्च शिक्षा, स्नातकोत्तर शिक्षा हासिल की, साथ में बीएड की डिग्री भी उनके पास है। और उनका शुभ पूर्ण नाम बनश्री है, बनश्री बंदोपाध्याय। और वर्तमान में भोपाल मंडल में जो महिलाओं की जो कार्यकारिणी है, जिसको हम लोग रेलवे के भाषा में WWO बोलते हैं, वुमेन्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, महिला कल्याण संगठन भोपाल चैप्टर में वो अध्यक्षा हैं। और उन्होंने मेरे जीवन के हर क्षेत्र में पूर्ण सपोर्ट दिया। कोई ट्रांसफ़र, कोई पोस्टिंग, मेरे को कभी भी बच्चों को पढ़ाने में या उनके लालन पालन के किसी भी क्षेत्र को मेरे को देखना नहीं पड़ा। पूर्णतः उन्होंने परिवार को समर्पित होकर उस कार्य को पूर्ण रूपेण उन्होंने एक नक्शा प्रदान किया और बच्चों ने भी मेरा बहुत अच्छा किया। मेरी जो बड़ी सुपुत्री हैं, उन्होंने निफ्ट से फैशन डिज़ाइन
प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग में उन्होंने स्नातक की उपाधि हासिल की और अभी वो बम्बई में बहुत ही एक प्रतिष्ठित फर्म में काम कर रही हैं। पहले रेमंड्स में थी, अभी और भी प्रतिष्ठित फर्म में चली गई हैं, मुख्य डिज़ाइनर है उसमें। और मेरी जो छोटी सुपुत्री हैं अनुष्का, उन्होंने IIT भुवनेश्वर से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की और अभी बम्बई में बहुत ही अच्छे फर्म जो कि डेलॉयट USI है, जो कि इंटरनेशनल कंसल्टिंग कंपनी है, उसमें वो ऊंचे ओहदे पे कार्यरत हैं। सर, रेलवे की अब मैं बात करता हूँ, पारिवारिक चीज़ों की बात हो गई। सर, काफ़ी लंबा समय रहा आपका, शायद जो 1990 से अभी तक जो चला आ रहा है। आप चूँकि कि सर नवाचार के लिए भी आप जाने जाते हैं, अभी तक के कार्यकाल में आपको कभी ऐसा लगा कि जो रेलवे के लिए जो आप करना चाहते थे वो नहीं हो पाया, वैसे कुछ चीज़ जो आपको याद आ रही हो? रेलवे का वर्तमान स्वरूप मैं अगर बात करूं तो तकरीबन सन 2008-10 से, मतलब पिछले तकरीबन एक डेढ़ दशक से बहुत तेज़ी से बदला है। नए चेतनाओं का या विचारों का समन्वय, नवाचार की योजनाएं, नए प्रोजेक्टों का क्रियान्वयन, तो ये जो पिछले महत्वपूर्ण हमारे 15 साल रहे हैं तकरीबन 2008 और 10 से, तो रेलवे ने काफ़ी तेज तीव्र गति से प्रगति की है। वो मेरे ख्याल से हमारे यात्रीगण या पूरे देश को दृष्टिगोचर है। रेलवे पूरी राष्ट्र का कैरियर है और वो उसका रोल बखूबी निभा रहा है, भले वो कोयला लदान हो, भले वो पेट्रोलियम हो, भले वो गुड्स ट्रेन हो, भले वो अनाज का मूवमेंट हो, भले वो कंटेनर का मूवमेंट हो। हर क्षेत्र में रेलवे अग्रणी है। वही नहीं, पैसेंजर सर्विस स्टेशन हर क्षेत्र में आ गया है। और मेरे को अपने सेवा काल में कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि जिस भी मैं पद पे रहा हूँ वहाँ पे कोई नवाचार करने की इच्छा हुई या कर सकने में समर्थ हैं, और ना किसी पॉलिसी के विडंबनाओं से या अर्थव्यवस्था की विडंबनाओं से ना कर पाए, ऐसा कभी ना हो। सर, अभी देखने में आता है कि रेलवे स्टेशन जो हैं भले ही मॉडर्न हो रहे हैं, लेकिन पहले ये संबंधित शहर का कल्चर प्रदर्शित करते थे, जैसा कि आप जानते हैं। अभी वर्तमान में स्टेशनों पर जो है कई शहर की जो पहचान जो झलकती थी वो अब नहीं झलक रही है। कुछ उस पर आपकी तरफ से एक टिप्पणी, क्या मैं सही हूँ इस मामले में? मैं इस बात में आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। सर्वप्रथम पहले तो आपका नज़रिया हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि क्या भारत वाकई में बदल रहा है। जो शहरों की पहचान आप बोल रहे हैं, शहरों की पहचान आपस में बदल गई है। हर शहरों में प्रगति के जो छाप है, देश के विकास की छापें नज़र आती है। भले वो स्वास्थ्य से जुड़े हों, भले वो शिक्षा से जुड़े क्षेत्र हों, भले वो चिकित्सा से जुड़े क्षेत्र हों, हर क्षेत्र में देश का विकास है। हर वो नागरिक, हर वो एबल हैंड बॉडी या एबल माइंड बॉडी जिसको हम बोलते हैं, योग्य आदमी या महिला, वो पूरे देश के विकास में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, क्योंकि उनमें स्वसामर्थ्य है, स्किल बहुत लेवल बहुत हाई हो गया है। तो हमारे शहरों की छवि बदल रही है। आप अगर 1975 के दशक की भोपाल की बात करें, क्या भोपाल में शॉपिंग मॉल था? नहीं था। क्या भोपाल में बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स थे? नहीं थे। परंतु आज वो है। और ये पूरी जो देश की जो छवि है, अगर हम भोपाल को एक सैम्पल सिटी माने तो वो किसी भी इंटरनेशनल सिटी से कम नहीं है। भले वो फैसिलिटी का माध्यम हो, शिक्षा का माध्यम हो, भले वो चिकित्सा का माध्यम हो। तो वही चीज़ आज के स्टेशनों में झलक रही है। जो हमारे वर्ल्ड क्लास स्टेशन बन रहे हैं वो बेहतरीन सुविधाएं दे रहे हैं, जो कि पब्लिक की आकांक्षा है। रेलवे जो भी काम करती है, स्टेशन बनाती है, वो पब्लिक डिमांड या पब्लिक ओपिनियन में बना रही है। तो ये जो आकांक्षा है वो आज को परिपूरित कर रही हैं, जो बन रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो सोच है रेलवे की, वो सिर्फ 10 साल या 15 साल की नहीं है, ये तो 50-70 साल के लिए है। ये आने वाली पीढ़ी का जो नज़रिया होगा वो परिलक्षित रहे और होता रहे। और रही बात लोकल प्रोडक्ट और लोकल सेवाओं को बढ़ाने की, तो उसमें जितने भी स्टेशन खुल रहे हैं उसमें जो भी व्यापारिक संबंध है, छोटे थोड़े बहुत जो भी हैं, वो जो भी लोकल प्रोडक्ट होते हैं, लोकल फूड केटरिंग स्टॉल होते हैं। और एक और अच्छा लोगों ने, हम रेलवे ने नया आयाम स्टेशनों में प्रदर्शित किया है, वो है OSOP मतलब वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। तो इसमें जो हथकरघा के हमारे कारीगर हैं या ट्राइफेड से जुड़े हमारे लोग हैं, जो हाथों से चीज़ बना के अपनी रोज़ की जीविका चलाते हैं, उनको बड़े मूल्य साधारण खर्च में हम उनको एक स्टॉल उपलब्ध कराते हैं महीना भर चलाने के लिए, जिसमें वो अपनी जीविका बेच सकें। और इसका उदाहरण आपको भोपाल स्टेशन, विदिशा स्टेशन, कमलापति स्टेशन, इटारसी स्टेशन में वो अनगिनत खिले चेहरों में मिल जाएगा जो इससे लाभान्वित हो रहे हैं और अपनी जीविका बढ़ा रहे हैं। सर, चूँकि आपने कमलापति रेलवे स्टेशन की चर्चा हुई है,
एक सवाल ये भी उठता है कि क्या रेलवे दो अलग अलग स्टेशनों के लिए एक अलग अलग पॉलिसी का, मैं ऐसा सवाल करना चाह रहा हूँ। भली भांति आप समझ गए होंगे कि भोपाल स्टेशन अगर चले जाएं तो क्या पार्किंग होती है और कमलापति रेलवे स्टेशन आए तो क्या होता है, कि नज़र से? देखिए, आप जो पार्किंग की बात कर रहे हैं, दोनों में मूलभूत पॉलिसी या उसके उत्पत्ति में फ़र्क है। भाई, आपको एक स्तर पे बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है। हम कमलापति को बोलते हैं, आप भी जानते होंगे, कमलापति को बोलते हैं वर्ल्ड क्लास स्टेशन, एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटी, और आप भी इस बात से सहमत होंगे कि मिल रही है कि नहीं? आप बताएं, मिल रही है। अब बताइए कि कमलापति स्टेशन की पार्किंग चार्ज और एयरपोर्ट के पार्किंग चार्ज में कितना फ़र्क है, मालूम है आपको? भाई, एयरपोर्ट के पार्किंग चार्ज कमलापति स्टेशन के पार्किंग चार्ज से 10 से 20 गुना ज़्यादा है, परंतु आपको वैसी कीमत पे आपको फैसिलिटी मिल रही है। तो सवाल का सूचक ये है कि देखिए, ये जो कमलापति स्टेशन है, ये संभवतः देश का पहला ऐसा स्टेशन है जो कि पीपीपी मॉडल द्वारा इसको उद्धृत किया गया, बनाया गया, और बहुत बड़ी बात थी। कोई योजना परिलक्षित हो जिसमें पूर्ण इतना बड़ा तकरीबन 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट स्टेशन के लिए पीपीपी मॉडल में आए, बहुत बड़ी बात है। और उस सुविधा को मेंटेन करने के लिए जो तरीके चाहिए, जो व्यवस्था चाहिए, उसमें थोड़ा बहुत खर्च तो होता ही है, जिसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। और पार्किंग भी के भी जो रेट है कोई बहुत ज़्यादा असाधारण नहीं है। आज जो सामान्य ए ग्रेड सिटी या B+ ग्रेड सिटी जो कि भोपाल है, उसमें जो लोग रह रहे हैं वो उसको दे पा रहे हैं। बीच में ज़रूर इसके लिए पब्लिक धारणाएँ उठी थी कि पहले पार्किंग रेट बहुत ज़्यादा थी, तो उनको भी रिवाइज़ कर दिया गया। और ड्रॉप एंड गो तो तकरीबन फ्री ही है, वो अभी आपको मालूम होगा। तो जिनको ज़्यादा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, हमको इसी तर्ज पे चलना चाहिए और इसी तरीके से सोचना चाहिए। हाँ, कोई भी चीज़ कोई राशि पार्किंग चार्ज बहुत ज़्यादा भारी नहीं होगी, परंतु जो आसानी से जो अर्निंग लेवल है सिटी का, वो लोग उसको वहन कर ले, उसके हिसाब से उसी माफिक पब्लिक की जो आकांक्षा है उसको पूरी करती है। सर, स्वच्छता रैंकिंग को लेकर भी मैं जानना चाहूँगा। भोपाल स्टेशन पहले जो मुझे जानकारी में है कि दूसरे स्थान पर रहा, फिर तो कुछ पिछड़ भी गया, तो उसको लेके क्या कुछ दिशा निर्देशों के साथ काम जारी है? स्वच्छता रेटिंग एक निरंतर प्रक्रिया है, हर साल होती है। हर साल स्टेशनों की स्वच्छता की रेटिंग होती है। अभी पिछले 2-3 साल से नहीं हुई है, परंतु स्वच्छता के मामले में पूरा भोपाल मंडल अपनी कवायद पे बड़ी तेज़ी से लगा रहता है और कोई भी कोना या कोई भी वो कार्य नहीं छोड़ता जिससे स्वच्छता सुधार हो। तो सबसे पहले तो बता दूं कि हम लोगों ने जितने भी महत्वपूर्ण स्टेशन हैं, जिसमें भोपाल रानी कमलापति इस मंडल के हैं, उसमें हम लोगों ने प्लास्टिक फ्री जोन, मतलब नॉन डिग्रेडेबल प्लास्टिक फ्री जोन, मतलब जो एक पर्टिकुलर मोटाई से कम की प्लास्टिक हो जो कि डिग्रेड नहीं होती, जिससे कि स्वास्थ्य में लोगों के प्रभाव पड़ता है, जो कि एनजीटी के मानकों को पूरा नहीं करती, हमने उसको बैन कर दिया और उस पर फाइन की व्यवस्था भी है। तो और जो भी दूसरा ये भी है कि जितने भी हमारे स्टेशन हैं, हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि भाई आप इसको स्वच्छ रखें, क्योंकि इसमें स्वच्छता 2 तरीके के काम हैं। एक तो रेलवे का प्रशासन साफ़ सफाई में लगा रहता है, और दूसरा जो हमारे यात्री हैं और पब्लिक जो उसका उपयोग कर रही है, उनका भी दायित्व है कि राष्ट्र की संपत्ति को स्वच्छ रखें। तो इसके लिए अभियान भी चला रहे हैं और पूरी तरीके से कोशिश है मंडल की कि हर कण में आपको स्वच्छ देखे। अभी देखिए, आप भोपाल स्टेशन के आप नक्शा देख रहे हैं यहाँ बैठे हुए। अब देखिए, अगर डीआरएम अपने कमरे से बैठ के मॉनिटर कर रहा है कि भोपाल स्टेशन स्वच्छ है कि नहीं, तो निश्चित ही हर वह मेरा संबंधित अधिकारी या कर्मचारी जो हैं, उसका भी वो फोकस है कि स्वच्छ चीज़ें रखनी। सर, काफ़ी समय आपने हमें दिया, एक अंतिम सवाल और मैं आपसे करूँगा, क्योंकि आप जैसे अधिकारी युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। एक युवाओं को लेकर आपकी तरफ से क्या आप ऐसा टिप्स देंगे कि वो उस चीज़ को अपने अमल में लाएं? और जैसे कि आपने कहा कि आप शुरू से ही सोच लिया था कि एक अच्छे ओहदे पर पहुंचना है, और वो लगातार हम लोग भी देखते आ रहे हैं। एक कुछ टिप्स सर युवाओं की। देखिए, भारत एक बहुत बड़ी युवा शक्ति है। हमारी संख्या तकरीबन 130 करोड़ है और उसमें करीब 78% युवा, मतलब ये युवा है, मतलब जो कि 30-35 के ब्रैकेट में आते हैं, मतलब 18 साल से 30-35 के ब्रैकेट में आते हैं। तो तकरीबन ये जो संख्या है 95 से 99 करोड़ की, और इतनी बड़ी युवा शक्ति जब भारत में है तो निश्चित है कि हमारी ग्रोथ रेट, हमारे जो बढ़ने का जो रेट है वो बहुत हाई। और मेरा सभी युवाओं से यही संदेश है कि पूरी देश में आज
अवसरों की कमी नहीं है, इसको अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। बस हमें अपनी लाइन पकड़ के मेहनत करनी है और मन में ठान लेना है कि कुछ करके दिखाना है। लाइन कोई भी ख़राब नहीं है, भले वह हमें कुछ भी काम करना पड़े। शिक्षा हासिल करने की अवसरों की कमी नहीं है, अपने स्किल बढ़ाने के अवसरों की कमी नहीं है। तमाम इंस्टीट्यूट, कॉलेज, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट कॉलेज, सरकारी इंस्टीट्यूट, सरकार कॉलेज, मेडिकल, इंजीनियरिंग, उसके अलावा भी एक से एक सुविधाएं उपलब्ध हैं। जी तोड़ मेहनत करना है, अपनी लाइन पकड़नी है, उस पर डटे रहना है, हार नहीं माननी है और कमर कस के सब कुछ हासिल करके देश को अग्रसर करना है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। युवाओं के लिए जो टिप्स मेरे को भी याद रह जाते हैं कि एक लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसको ठान लेना है, लगातार आगे बढ़ना है। सर ने भी काफ़ी बातें हमारे सामने रखी हैं। हम भी उम्मीद करते हैं सर के कार्यकाल के दौरान भोपाल रेल मंडल जितने भी तमाम स्टेशन आते हैं, सर भी यहाँ बैठ कर के कैमरों में समस्त स्टेशनों की मॉनिटरिंग करते हैं और यही वजह है कि निचले कर्मचारी भी अपना पूरा A1 देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन अखिलेश के साथ देवेंद्र पटेल, VIP न्यूज़, भोपाल।